हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में। जैसे भारत जो है समुद्र में केबल बिछाकर और बिजली पहुंचाएगा दूसरे देशों को। इम्पॉर्टेंट ये एक एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया का सबसे पुराना जीवित पेड़ वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे अभी। और कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। जीआई टैग कई सारे दिए गए हैं अलग अलग राज्यों के जो प्रोडक्ट हैं उसको, और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और हाँ, इस साल का फर्स्ट क्वार्टर यानी जनवरी से लेकर मार्च तक का टोटल करंट अफेयर्स का एक वीडियो मैराथन अवेलेबल है, वो यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर, तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, आप देख लेना। ओके। और यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, बिहार कांस्टेबल, इन सब के बैचेज चल रहे हैं ऑलरेडी, तो वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री केबल के जरिए विद्युत ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी समझौता किया है? इसका आंसर क्या होगा? श्रीलंका होगा। इस क्वेश्चन को इस ढंग से भी दे सकते हैं कि भारत सरकार ने विद्युत आयात निर्यात के लिए किस देश के साथ HVDC इंटरकनेक्शन समुद्री केबल परियोजना का समझौता किया? तो आंसर होगा श्रीलंका। और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं कि कई सारे समझौते किए गए हैं, उसमें से ये एक है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 4 से 6 अप्रैल 2025 को श्रीलंका की यात्रा पर थे, और इसी दौरान 7 MOU सिग्नेचर किए गए, 7 समझौतों पर सिग्नेचर किए गए। और इसी में से एक है विद्युत के आयात निर्यात के लिए दोनों देशों के बीच में HVDC इंटरकनेक्शन परियोजना। तो क्या है ना, बिजली की लाइन डाली जाएगी, या तो यहाँ से यहाँ डाली जाएगी और या यहाँ से यहाँ। ठीक है, खासतौर पर त्रिंकोमाली में श्रीलंका की एक जगह है, वहाँ पर पूरा सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, तो HVDC का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, यानी DC जो होता है जिसको बैटरी में यूज़ करते हैं। तो आजकल क्या है ना कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, यानी बिजली यहाँ से कहीं दूर, बहुत ज़्यादा दूर पहुँचाना है, तो AC लाइन जो होता है जो आप लोग यूज़ करते हैं लाइट्स में, पंखे में, लैपटॉप को चलाने में, तो उसमें क्या है कि वो इस तरह से जाता है, तो उसमें लाइन लॉस बहुत होता है। ठीक है, दूर भेजने में। लेकिन DC जो करंट होता है उसमें लाइन लॉस नहीं होता है, यानी बिजली उसमें उसका नुकसान नहीं होता है। ठीक है, लॉस नहीं होता है। तो इसलिए हाई वोल्टेज DC में भी हाई वोल्टेज कर दिया गया, और उसके ज़रिए फिर करंट पास कर दिया जाएगा, भेजा जाएगा, और फिर वहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाता है AC में। ठीक है, ऑल्टरनेटिव करंट में। ओके, तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे थे श्रीलंका, वहाँ की यात्रा पर, और उसी के दौरान उन्होंने ये कहा कि दोनों देशों के बीच में जो ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी समझौता है वो श्रीलंका के लिए बिजली के विकल्प खोलेगा। और श्रीलंका में भी बड़े पैमाने पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी सोलर प्लांट है, इसके अलावा पवन चक्की है, तो ये सब वहाँ स्थापित किए जा रहे हैं। और ख़ासतौर पर जो भारतीय कंपनी है अडानी ग्रुप है, औद्योगिक ग्रुप, उसके द्वारा वहाँ पर बनाया जा रहा है। ऐसे में उसके पास भी निर्यात का एक ऑप्शन होगा, वो भी भारत को बेच सकेगा बिजली। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो पड़ोसी पहले की नीति है, यानी नेबर फर्स्ट, उसके तहत, और इसके अलावा विजन महासागर है, तो उसमें श्रीलंका जो है वो प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है, अच्छा, विजन महासागर है ना, उसके तहत ये है कि जो क्षेत्रीय विकास है, क्षेत्रीय सुरक्षा है, यानी हिंद महासागर उसके आसपास के देशों के लिए भारत के साथ, तो उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट परियोजना है जिसके लिए फैसला किया गया है, और अलग तरह की परियोजना है जिसमें कि समुद्र में केबल डाल के, सबमरीन केबल डाल के, और ये बिजली यहाँ से यहाँ श्रीलंका तक पहुँचा दी जाएगी। आमतौर पे अब तक ये देखा जाता रहा है कि जो बिजली की परियोजनाएँ हैं वो इस तरीके से अंडर सी बहुत कम रहे हैं। जैसे जापान में ज़रूर रहा है, और कुछ देशों ने ये प्रयोग के तौर पर किया है, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, और चीन ने कुछ कोशिशें की हैं समुद्र में केबल डालकर। आमतौर पे क्या था ना कि समुद्र में इंटरनेट के लिए केबल डाला जाता था, यानी जो सबमरीन केबल, यानी जो आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो पूरी दुनिया जो जुड़ी हुई है आपस में वो केबल के ज़रिए जुड़ी हुई है, और वो समुद्र में डाला हुआ है वो केबल। इस तरह का केबल होता है। लेकिन अभी क्या है, ये बिजली का केबल होगा, और इस तरीके से ये बिछाया जाएगा तल पर। ओके, और ये भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है और सार्वजनिक जो अगले आने वाले वक्त में जो आसियान इलेक्ट्रिक कनेक्शन है उसके लिए महत्वपूर्ण है। भारत ये कोशिश कर रहा है कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं वहाँ तक हम बिजली का कनेक्शन पहुँचाएं, और इसी के तहत
भारत ने एक प्रयोग भी शुरू किया हुआ है, और एक प्रयोग जो है ना, एक प्रोजेक्ट है जो कि उड़ीसा के पारादीप से लेकर और अंडमान तक ये एक समुद्र के नीचे केबल बिछाया जा रहा है काफ़ी लंबे दूरी तक, ठीक है। और करीब 1150 किलोमीटर लंबा है ये केबल परियोजना। ये ऑलरेडी चल रही है। मैं इसको इस तरह से मैप के ज़रिए भी दिखा देना चाहता हूँ। तो आप देखिए कि ये उड़ीसा है, तो उड़ीसा से लेकर और यहाँ तक, पारादीप से लेकर और यहाँ तक ये केबल बिछाई जा रही है। और ये मकसद ये है कि यहाँ से केबल को इंटरकनेक्ट करते हुए और आसियान देश हैं अलग अलग, वहाँ पर ये बिजली पहुँचा दी जाए। और उसी के तहत हम लोग ये देख रहे हैं अब शानदार ढंग से इन तमाम जो आसियान देश हैं यहाँ तक बिजली पहुँचाने का ख्वाब देखा हुआ है भारत सरकार ने। और भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया हुआ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना हुआ है, उसका मकसद यही है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड हो जाए उसके ढांचे के तहत, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आसियान देशों को कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी तो हम लोगों ने क्या किया है, ये उड़ीसा के पारादीप से यहाँ अंडमान तक कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर विदेश में अगर देखेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच में इंटरकनेक्शन हो रहा है, और ये कनेक्शन फिर बाद में इधर से होते हुए आसियान कंट्रीज़ को दिए जाने का पूरा प्लान है। तो ऐसे में क्या है ना, देखिए दुनिया में क्या है, कहीं पर सूर्योदय हो रहा है, कहीं पर सूर्यास्त हो रहा है, कहीं दोपहर हो रहा है, कहीं पर अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है। तो ऐसे में मान लीजिए जैसे अभी तो क्या है, अभी इस वक्त क्या है कि सोलर अगर प्लांट लगाया जा रहा है पूरे भारत में बड़े पैमाने पर, तो बिजली तो केवल दिन में ही मिलेगी ना। रात को बिजली के लिए फिर हमें जो पुरानी जो बिजली के पावर प्लांट है उसी पर निर्भर होना पड़ता है। तो ऐसे में क्या है कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के ढांचे के तहत कि पूरी दुनिया को एक ग्रिड में कनेक्ट करने का प्लान है, ताकि अगर कहीं धूप हो रही है तो वहाँ से बिजली ग्रिड के ज़रिए इधर जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर पहुँच जाए बिजली। इसी तरीके से ये ग्रिड बनाने की कोशिश है। और ये जो है ना, अभी जो श्रीलंका के साथ समझौता हुआ है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है इसी सब प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कि आसियान में ये बिजली जो है वो दिया जाए, ठीक है। जिससे धूप पहले यहाँ पर होगी, ठीक है ना, उसके बाद फिर यहाँ आती है। ओके, ये पूरब है, भारत के पूर्वी इलाका हो गया। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर जब धूप अच्छी खासी होगी तो उस समय यहाँ सुबह हो रही होगी। ओके, तो ऐसे में यहाँ से भी बिजली यहाँ जा सकती है, और फिर जब यहाँ शाम हो रही होगी उस समय यहाँ अंधेरा हो रहा होगा, तो ऐसे में उस समय बिजली यहाँ पर पहुँचाई जा सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण जो कि भारत सरकार ने अब ये शुरू किया, ठीक है। तो श्रीलंका के साथ अभी शुरू किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? अनुराग कुमार दिसानायके, और वहाँ की प्रधानमंत्री है हरिनी अमरसूरिया। राजधानी है श्री जयवर्धने पुरेकोट्टे जो कि विधायी राजधानी है, लेजिस्लेटिव राजधानी है, और कोलंबो भी राजधानी है जो कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल यानी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। अगला क्वेश्चन भी है श्रीलंका से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान अप्रैल 2025 में कितने समझौतों पर सिग्नेचर हुए हैं? आंसर होगा 7। टोटल 7 समझौते किए गए हैं। इसमें क्या है, पहला जो समझौता हम देखेंगे जिसके बारे में इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में जिक्र भी किया है कि विद्युत आयात निर्यात के लिए दोनों देशों के बीच में HVDC इंटरकनेक्शन परियोजना जो है ना उसकी स्थापना की जाएगी, इसके लिए समझौता कर लिया गया। दूसरा है कि जनसंख्या स्तर पर डिजिटल बदलावों का सहयोग करना, जो आबादी बढ़ रही है उसमें डिजिटल जो ज़रूरतें बढ़ रही हैं और उनके लिए जो मतलब सेवाएं हैं उसको किस तरह से डिजिटल तौर पर दिया जाए, भारत जो कर रहा है वो सपोर्ट एक तरह से श्रीलंका को भी करेगा। तीसरा है तिरुकोमाली को ऊर्जा केंद्र में विकसित करने में सहयोग, तो इस समझौते में UAE भी शामिल है, वो भी फंडिंग कर रहा है, ठीक है। चौथा क्या है, रक्षा सहयोग, भारत और श्रीलंका दोनों में डिफेंस सहयोग बेहतरीन रहेगा ऐसा माना गया है। और इसमें एक और खास बात है कि श्रीलंका ने यह कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो दोस्ती है उस बीच में किसी दूसरे या तीसरे देश को शामिल नहीं किया जाएगा। इशारा एक तरह से चीन की ओर था। चीन जो है पिछले कुछ वक्त से श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा घुसपैठ करने या फिर वहाँ के संसाधनों का भारत के पर नज़र रखने के लिए कर रहा है, तो उसको लेकर भी आश्वस्त किया है श्रीलंका के राष्ट्रपति ने। तो उन्होंने कहा है कि इसमें दूसरे देशों को एंट्री नहीं दी जाएगी ताकि भारत के खिलाफ किसी भी चीज़ों के लिए। ओके, अगला है पूर्वी प्रांत के लिए बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता, वो पूर्वी प्रांत के लिए दिया जाएगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग, और है भारतीय फार्माकोपिया आयोग और राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण श्रीलंका के बीच में
एग्रीमेंट किया गया है फार्माकोपिया सहयोग के लिए। फार्माकोपिया का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो दवाएं बनती हैं उसके जो फार्मूलेशन होते हैं उसमें जो शुद्धता वगैरह है, ठीक है, या फार्मूलेशन है, क्या फार्मूला होता है, इसके अलावा शुद्धता कैसी है, वो दवा कितनी असरकारक है, तो ये सब चीज़ें जो ना फार्माकोपिया कहलाता है। तो ये सारे जो है ना महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भारत और श्रीलंका के बीच में साथ ये किए गए हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के द्वारा। जैसे माहो अमानथाई रेलवे लाइन उसका ट्रैक का उद्घाटन किया गया, तो उसमें भारत ने सहयोग किया हुआ है, फंड दिया हुआ है। वहीं पर सिग्नल प्रणाली उसका भी उद्घाटन किया गया। रामपुर सौर ऊर्जा परियोजना का भूमि पूजन समारोह हुआ वर्चुअल ढंग से। दाम्बुला में तापमान नियंत्रण कृषि गोदाम का उद्घाटन किया गया वर्चुअल रूप से। श्रीलंका में 5000 धार्मिक संस्थानों के लिए सौर छत प्रणाली इसकी आपूर्ति की गई। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही भारत और श्रीलंका के बीच में जो है महत्वपूर्ण एग्रीमेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो क्वेश्चन होगा यहाँ, दुनिया का सबसे पुराना जीवित वृक्ष क्या नाम है उसका? जया श्री महाबोधि वृक्ष किस देश और उसके शहर में स्थित है, जहाँ पर अप्रैल 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यात्रा की है? कहाँ पर है ये वृक्ष, ये ध्यान रखिएगा। जया श्री महाबोधि वृक्ष जो कि दुनिया का सबसे पुराना जीवित वृक्ष माना जाता है, आंसू का श्रीलंका में है और श्रीलंका के अनुराधापुरा एक जगह है वहीं पर ये स्थित है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को श्रीलंका के जो ऐतिहासिक शहर है अनुराधापुरा, ये इस लोकेशन पर स्थित है। हम अगर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये स्थित है, तो वहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे थे और साथ में उनके श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमारा दिसानायके वो भी पहुँचे थे। और इसी मंदिर में स्थित है जया महाबोधि वृक्ष। ठीक है, श्री महाबोधि वृक्ष। और ये क्या है, इस पेड़ के बारे में अगर हम जानेंगे, ये सबसे पुराना जीवित पौधा माना गया है और ये माना जाता है कि ये वृक्ष वो जो है नाम जो है ना वो है श्रीलंका के उस लैंग्वेज में, तो उसका मतलब पीपल होता है। ठीक है, तो वो जो बोधगया में जो पीपल का वृक्ष है, जो बोधि वृक्ष माना जाता है, तो उसी की शाखा से उगा हुआ है। और ये माना जाता है कि बोधगया में, बिहार का जो बोधगया है भारत में, वहीं पर उस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उसी की एक शाखा को मौर्य शासक अशोक की पुत्री और बौद्ध भिक्षुणों संघमित्रा वो श्रीलंका ले गई थी और वहाँ पर उसको लगाया गया था। उस पेड़ को किस जगह पर लगाया गया था? तो वो श्रीलंका के अनुराधापुरा एक जगह है वहीं पर। ठीक है, ये इस तरह से आप देखिए कि उनके द्वारा संघमित्रा के द्वारा ये वृक्ष का मतलब एक शाखा ले जाई गई थी उसी के ज़रिए, और वहाँ पर इसको लगाया गया था। और उसकी याद में वहाँ पर श्रीलंका में उडू वापा पोया नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है, जो कि दिसंबर में पूर्णिमा की रात को मनाया जाने वाला एक एनुअल फंक्शन है। ठीक है, तो ये प्राचीन शहर है अनुराधापुरा और वो अन्य बौद्ध मंदिर के साथ साथ यहाँ वृक्ष भी है। और वृक्ष जो है ना उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जया श्री महाबोधि वृक्ष। ठीक है, तो ये काफ़ी वक्त से ये एक तीर्थ स्थल है। ठीक है, और एक सवाल हो सकता है कि ये जो वृक्ष है वो इतने समय तक, यानी अशोक के समय की बात हो रही है, ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो उस समय से अभी तक ये पेड़ जीवित कैसे माना जा रहा है, इतना जीवित क्या है? देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है वो अपनी जड़ों और बीजों से पुनः उग सकता है और इसके साथ साथ उसकी अगर समर्पित देखभाल हो तो आयु लंबी हो सकती है। तो वृक्ष इसीलिए ये माना जाता है, जो वृक्ष था और उसी के जड़ से फिर से ये हुआ और ये माना गया कि वही वृक्ष है। ठीक है, हालांकि इस वृक्ष पर हमले भी काफ़ी हुए। 1929 में बताया जाता है कि एक व्यक्ति ने इसको काटने की कोशिश की थी। 1985 की बात है जब लिट्टे उग्रवादियों ने अनुराधापुरा में उत्पात मचाया था और वृक्ष के आसपास 146 लोगों को गोलियों से भून दिया था। ठीक है, तो ये जो है ना एक इम्पॉर्टेंट वृक्ष है। बोधगया में जो स्थित है महाबोधि वृक्ष, उसी की एक शाखा से ये है।
ओके। अच्छा, महाबोधि मंदिर में गया में जो वृक्ष है वो माना जाता है कि वहीं पर भगवान बुद्ध ने ध्यान किया था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो माना जाता है कि वो नष्ट कर दिया गया था वक्त के साथ। और कुछ किंवदंतियाँ जो हैं उसके अनुसार अशोक की पत्नियों में से एक उसने उसको जो है वो काटा था, ऐसा कहा जाता है। और वो गुस्से में हालांकि ऐसा माना जाता है कि उस जगह पर जो विद्यमान अभी जो पीपल का वृक्ष है वो मूल वृक्ष का ही आनुवांशिक पदार्थ से उत्पन्न है, यानी जर्म प्लाजा है, तो इसलिए उसकी पूजा भी की जाती है महाबोधि वृक्ष की। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ रही, आपने ये सब कुछ जाना। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर होगा अगला कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो होता है 9 अप्रैल को, क्योंकि 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ के टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ में स्थित जो सरदार पोस्ट था वहाँ पर पाकिस्तानी सेना को हराया था। और सीआरपीएफ ने 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया था, 4 को जिंदा पकड़ लिया था, 6 सीआरपीएफ के कर्मी शहीद हुए थे। तो ये भारत की बड़ी जीत थी उस समय सीआरपीएफ की ओर से, तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात रही। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जीआई टैग से रिलेटेड है। उससे पहले बताऊं कि आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा वो पीडीएफ। और शार्प लर्निंग ऐप पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर फ्री कोर्सेज में ये पीडीएफ होता है। और अगर लंबी तैयारी करना चाहते हैं करंट अफेयर्स की, किसी भी एग्जामिनेशंस की, तो आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है उस ऐप का, या फिर आप गूगल प्ले पर जाकर वो देख सकते हैं। उसके ज़रिए पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं, अगले 1 साल तक अपडेट मिलता है, पीडीएफ, टेस्ट, वीडियो, ये सब कुछ मिलता है। और पीडीएफ भी कई तरह के होते हैं, उसमें वीडियो का लिंक भी होते हैं। अब तो हम लोगों ने न्यूज़ का जो ओरिजिनल लिंक है वो भी देना शुरू कर दिया है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब का। तो देख सकते हैं आप, मेंबरशिप प्लान आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान, एक आईएसपीसीएस के लिए है और एक बेसिक है जो कि वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य की मिठाई नोलेन गुरेर संदेश को भौगोलिक संकेतक ने जीआई टैग दिया गया? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। संदेश वैसे ही भी काफ़ी पॉपुलर मिठाई है पश्चिम बंगाल की, लेकिन ये खास तरह का है, नोलेन गुरेर संदेश। ठीक है, और ये छेना से बनता है, नहीं दूध को फाड़ने के बाद जो बनता है, और गुड़ से बनाया जाता है। तो ये खास तरह की मिठाई है जिसको मिला है। ओके, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, तो ये है मिठाई वो संदेश। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के बारुईपुर अमरूद को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है? क्या है? बारुईपुर अमरूद को। आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ओके, खास तरह का अमरूद है जो कि बिना बीज या फिर कहें बहुत कम बीज के साथ होता है, और ये किसी भी वातावरण में आसानी से उग सकता है, घर के टब में, छत पर इसको उगाया जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल में ये होता है, बारुईपुर एक क्षेत्र है वहीं पर, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के कमर पुकुर का सफ़ेद बॉन्डे को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये एक तरह की मिठाई है, और या कहें मिठाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो मुख्य सामग्री होती है ना, छेना, घी, चीनी, उन सब, मतलब ये मिठाई है, इसको बनाया गया है उससे, छेना से, घी से, चीनी मिलाकर। तो बहुत ही स्वाद बेहतरीन होता है, और इसको जो है ना वो जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो सफ़ेद बॉन्डे, कमर पुकुर का सफ़ेद बॉन्डे, तो जीआई टैग ये पश्चिम बंगाल का है। अगला क्वेश्चन आते हैं, किस राज्य की मिठाई छाना बोरा को भौगोलिक संकेत तक दिया गया है? तो जीआई टैग दिया गया, तो ये भी है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, और ये किस ज़िले का है? तो ये मुर्शिदाबाद जो ज़िला है ना पश्चिम बंगाल का, तो उसी का ये मशहूर है, छाना बोरा ये मिठाई कहेंगे इसको। ठीक है, माना जाता है कि नवाबों के ज़माने से मशहूर है, और पश्चिम बंगाल में काफ़ी ये पसंद किया जाता है इसको। ये वाला देखिए आप। ठीक है, इसकी शक्ल है ना वो काला जामुन की तरह जो मिठाई होती है उसकी जैसा दिखता है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के मोतीचूर लड्डू को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। हालांकि मोतीचूर लड्डू जो है ना वो तो कई जगहों पर फेमस है, तो लेकिन ये जो है बांकुड़ा ज़िला है पश्चिम बंगाल का, तो उसी के विष्णुपुर में ये मिलता है ख़ास तौर पर यहाँ पर। और ये माना जाता है कि मल्ल राजाओं की विरासत है, तो वो विशेष प्रकार का ये लड्डू वहाँ उस वक्त बनाया जाता था और ये अभी तक पॉपुलर है। ठीक है, तो वहाँ का जो मोतीचूर लड्डू है उसका स्वाद कुछ खास होता है, इसलिए जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस राज्य के राधुनी पागल चावल, क्या है? राधुनी पागल चावल को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया? आंसर होगा इसका भी पश्चिम बंगाल। ठीक है, अच्छा इससे पहले ना एक राधुनी पागल चावल से मिलता जुलता रामधुनी पागल चावल को जीआई टैग मिला था पिछले साल जनवरी 2024 में। ठीक है, तो ये भी कंफ्यूज मत होना, रामधुनी पागल चावल वो नाम था, अब जो नया जीआई टैग दिया गया है वो राधुनी पागल चावल है। ठीक है, रामधुनी पुराना वाला है और राधुनी पागल चावल नया वाला है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। अगर इसके बारे में बात करें राधुनी पागल चावल के बारे में, तो ये पश्चिम बंगाल में होता है और छोटा दाना होता है, सुगंधित होता है, गैर बासमती चावल की किस्म है जो कि मीठे स्वाद तेज खुशबू के लिए माना जाता है और पारंपरिक रूप से मतलब वहाँ गंगा के जो मैदानी इलाके हैं उस तरफ ये उगाया जाता है। और ख़ास तौर पे चावल की जो खीर होती है, पीठा होता है चावल का केक, उसके लिए तैयार किया जाता है। और ख़ास तौर पे ये बीरभूमि, दिनाजपुर, बर्धमान, बांकुड़ा, हुगली ज़िलों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये जो चावल है और इसको जीआई टैग दिया गया है ख़ास तौर पर। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के निस्तारी रेशमी धागा को जीआई टैग मिला है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल है इसका भी। ठीक है, तो ये मालदा ज़िले में बनता है और बेहतरीन बनावट, टिकाऊपन, बुनाई के शानदार तरीके, उसकी वजह से ये मशहूर है। चमकदार होता है, छूने में बहुत सॉफ्ट होता है, तो दुनिया भर में इसकी डिमांड है और इसीलिए निस्तारी रेशम धागा को जो ना जीआई टैग दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के अमल साध चीकू को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला? आंसर होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो नवसारी ज़िला है ना, उसी का एक गांव है अमल साध, तो वहीं का ये ख़ास तौर पे चीकू है, काफ़ी पॉपुलर है, तो इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया। ठीक है, तो ये जो चीकू है काफ़ी फेमस है अमल साध का। ठीक है, और आपको बताऊं कि भारत से जो चीकू निर्यात होता है ना, उसमें से अकेले गुजरात का योगदान 98% है और नवसारी ज़िला है वो चीकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। नवसारी नाम से एक चीज़ याद आया मुझे, दो दांडी जो है ना, दांडी यात्रा जो की थी महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई के समय, तो वो दांडी जो है ना वो नवसारी में ही स्थित है। ठीक है, मैं वहाँ जा भी चुका हूँ एक बार। ओके, तो ये वहीं का मतलब गुजरात का ही जो नवसारी ज़िला है उसी का एक क्षेत्र है, अमल साध ग्राम कहिए, क्षेत्र कहिए, तो वहीं पर ये चीकू होता है और उसको जीआई टैग दिया गया है अभी। अच्छा, गुजरात के अभी मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने तिघराना और मिताथल गांवों में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को संरक्षित पुरातत्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है? आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा का है, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है भिवानी, तो उसी ज़िले में स्थित है ये 2 गांव, और ये गांव है तिघराना और मिताथल, तो वहीं पर 4500 साल पुराना ये हड़प्पा सभ्यता है, तो उसके 2 स्थलों को संरक्षित स्मारक और पुरातत्विक स्थल घोषित किया गया है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो हरियाणा के जो प्रमुख सचिव हैं कला रामचंद्रन, उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये जो जगह है ना, ये सबसे पहले 1913 में सामने आया था, जब वहाँ पर एक सिक्के का भंडार मिला था। ठीक है, तो उसी के बाद से ये काफ़ी चर्चा में रहा है
तो ये जो क्षेत्र है उसको घोषित कर दिया गया है महत्वपूर्ण जो है ना पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित कर दिया गया, और ये रहा फोटोग्राफ वहाँ का। ओके, ठीक है। हरियाणा की बात करें एक बार मैप के जरिए भी देख लीजिए, यह है हरियाणा और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और हाँ मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, देखना जरूर शार्प लर्निंग ऐप पर, और कई सारे बैचेज चल रहे हैं। और हाँ आपको बताऊं कि आप लोगों की डिमांड थी कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लेवल का हिस्ट्री भी बैच आए, तो मध्यकालीन जो भारत के इतिहास है उसका बैच जो है लॉन्च हो चुका है, तो वो देख सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। ओके, बाय।